सर, चौधरी देवीलाल जी के साथ आपके क्या खट्टे मीठे अनुभव है? उनका इलेक्शन लड़ने का क्या स्टाइल होता था? क्यों वो इतने पॉपुलर नेता थे कि जिनको हम आज भी मिस करते हैं? देखिए, निजी तौर पर मैं जिस वक्त सेक्रेटरी जिला सैनिक बोर्ड था, 87-88 की बात है ये, उस समय वो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, और एक सर्विसमैन की हर साल जिला स्तर के ऊपर रियूनियन होती थी, और उसका आमतौर पर जो चीफ गेस्ट होते थे वो या तो मुख्यमंत्री या गवर्नर या कोई आर्मी हेडक्वार्टर से सीनियर अधिकारी आते थे। तो उस रियूनियन में चौधरी देवीलाल चीफ गेस्ट थे। पहली बार मेरी मुलाकात उनसे एज सेक्रेटरी जिला सैनिक बोर्ड, और मेरे ख्याल में उसके बाद 96 के इलेक्शन में भी मैं उनके साथ था अभियान में। कभी उनके साथ भी मिल जाते थे, कभी अकेले भी घूमते थे। 98 में भी उनके साथ था। 2 इलेक्शन में मैं उनके साथ रहा अपनी एक्स सर्विसमैन की टीम को लेकर। उस वक्त एक तो मैंने सबसे पहले उनको देखा कि वो किस तरीके से एक्स सर्विसमैन के साथ मिलते थे। ऐसा अपनापन उनके अंदर से झलकता था जैसे वो असलियत में एक आदमी के अंदर के दुख दर्द को, उसके हालात को किस तरह वो जानना चाहते थे, ताकि उनको ये पता लगे कि जो मेरे हाथ में ताकत है वो मैं इस आदमी के निवारण के लिए, इसके दुख निवारण के लिए, इसको सहायता देने के लिए, इसको जो मैं क्या कर सकता हूँ, वो इस तरह बात करते थे। और उनका उस समय बहुत अच्छे नेता थे। उधर से चौधरी देवीलाल थे, उनके भाई थे साहब राम जी, चौधरी सूरजमल थे, इधर प्रोफेसर शेर सिंह थे, भगवदयाल, अपने प्रताप सिंह दौलता, उस साइड में चौधरी लहरी सिंह, मुख्तार सिंह। ये एक ऐसे नेता थे जिनके ऊपर कभी उंगली नहीं उठती थी। वो सचमुच में जितने दिन उनका टेन्योर था, वो एक सही प्रतिनिधि के तौर पर अपना फर्ज निभाते थे। आज के प्रतिनिधियों की अगर बात करें तो वो तो उनके बराबर पाषंग भी नहीं है। चौधरी देवीलाल के बारे में सुनते थे हम नौकरी में होते हुए भी कि अभी चौधरी देवीलाल एक ऐसा आदमी है, उसकी जमीन के ऊपर मुजाहिरों का कब्जा था, मुकदमा चल गया, और मुकदमे के अंदर उसने मुजाहिरों की मदद करी, अपने कुनबे की नहीं। और वो जमीन जहां तक संभव हुआ मुजाहिरों को उसने दिलवाई। उससे हम अंदाजा लगा सकते थे कि ये आदमी गरीब के कितना नजदीक है, गरीब की मुश्किलात को कितना महसूस करता है, और उसकी मदद करने की उसकी कितनी इच्छा है। तो उनके बारे में सुनते थे, सभी के बारे में बात आती थी। लगभग शायद ही किसी को ये कहा जाता था ये ईमानदार ना हो। उसके बाद मैं 73 में 78 में यहाँ आया था। पहले मैं गुड़गांव था 73 से 78 तक, फिर 78 में मैं रोहतक आ गया। रोहतक आने के बाद सन 87 में चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर थे। जिस तरीके से एक्स सर्विसमैन के साथ घुल मिल के बात करते हैं, उनकी एक एक बात को बड़ी गहराई से
जानना चाहते हैं, भाई तुम फौज में कितने दिन नौकरी करी, कितनी पेंशन मिलती है आपको, और खेती कितनी है, कितने। आमतौर पर कोई बड़ा नेता, चीफ मिनिस्टर के स्तर का या गवर्नर का, इस किस्म की बातें बहुत गहराई से नहीं पूछता। लेकिन हमने उसको देखा कि वो आदमी कितना, जिससे भी बात करता है उसके अंदर कितना नज़दीक पहुंच जाता है। और इसीलिए उनकी जो ये क्वालिटी थी, ये उनके अंदर जो गुण था ना, वो दूर से लोग उनकी तरफ खींचकर आते थे। फिर उस समय का एक उसके, और तो मेरे पास कोई फोटो है नहीं, सिर्फ उस समय का ये एक फोटो है रियूनियन के टाइम का, जिस वक्त मैं सेक्रेटरी जिला सैनिक बोर्ड था, और ये वो फोटो है। जी, कोई किस्से चौधरी देवलाल जी के, जिस समय आपने इलेक्शन लड़ा था, उस समय चौटाला परिवार से आपका रिश्ता, किन सिचुएशंस में आपको इलेक्शन लड़ना पड़ा, वो थोड़ा नहीं, वो मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। इनके बारे में मैंने दो बातें जो सुनी थी। ये एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने सारे भारतवर्ष के अंदर सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन का ऐलान किया था। सबसे पहले ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने हरिजन चौपाल शुरू की। ये सबसे पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने हमारी चौपालों के अंदर पंचायत के लिए हुक्का, मूढ़ा, ये सारे इन्होंने प्रोवाइड किए। एक मिसाल, उनके दिमाग में देखिए कहाँ तक पहुँचते हैं। वो जा रहे थे, बीच में गांव था, उस गांव में जिस वक्त वो गए तो वहाँ वो कहने लगे कि अरे यार, इस गांव का तो आदमी मेरे साथ फ्रीडम मूवमेंट में था, वो पूछो भाई जिंदा है कि नहीं। तो उसके पास चले गए, क्या जी है, बैठे हैं। उसके पास चले गए तो आपस में वो मिले। मिलने के बाद वो बुजुर्ग आदमी था, उसने अपने घर पर जो भी था उसको कहा भाई चाय बना लो, मेरे पुराने दोस्त आए। तो चाय भाई तो उस वक्त तक आई भी नहीं थी। इतने में उसका बुढ़ी का लड़का आ गया। लड़के को कहने लगे, आज वो भाई मेरी पोती जा रही है, लेने आए हैं उसको, तो वो बड़े पोती जा रही है, कुछ मेरे को पैसे ला के दे दे, मैं चलते वक्त उसको पुचकार दूंगा और वो मेरा नेक हो जाएगा। ना तो चाय आई, उसके बारे में आगे जवाब यूं दे दिया, अगर बाबू तो भरा यूं कह रहे हैं कि हमने जो नेक जतन था सब कर दिया, तो कोई चिंता ना हो। ये आदमी ये सारी चीज अपने आगे देख रहा था। ये देख, इसके बुजुर्ग आदमी है, इसके जेब में एक पैसा नहीं है। आज ये अपनी पोती के नेक के लिए भी किसी से पैसा मांगता है, वो भी नहीं मिलता, इसके कहने पर चाय भी नहीं आती। उस वक्त इस इंसान ने ये सोचा था, भाई जा रहा हूँ, कभी जब मेरी कलम में ताकत होगी ना, तो तेरे सम्मान के लिए मैं जरूर कुछ करूँगा। और वही उसने पहली बार उसने ये अपनी कलम से ये कहा कि 100 रुपये में, बंसीलाल ने ये कहा कि ऐसे कभी हो नहीं सकता, मैं करूँगा। और आज उनके कदमों पर चल के सारे हिंदुस्तान में पेंशन का एक प्रचलन शुरू हो गया है। दूसरे वो कहीं जा रहे थे और रास्ते में अच्छे कपड़ों में लोग एक गांव के बाहर बस स्टैंड ऐसे बस होता है, वहाँ से छाया कोई थी नहीं, बरसात हो रही थी, हाँ, और एक बारात खड़ी थी। वो बारात खड़ी थी, तो कहने लगे भाई तुम यहाँ बारिश में कैसे खड़े हो? अर्जी हमारी बारात है, हमारी बारात है।
मेरा भाई बारात है तो फिर तुम चौपाल में जाओ। अब जी हम तो समारोह की बारात है, हमारी तो चौपाल तो है नहीं, वो कितने किसी बैठक बैठक में इंतजाम हो जाएगा चल जाएगा। उस दिन इस आदमी नहीं सोचा कि मैं इनके लिए चौपाल का भी अलग इंतजाम करूं। और वो चीज़ मैंने देखी, फिर मेरे गांव में आई। उस समय मेरा छोटा भाई सरपंच होता था, तो गांव में हरिजन चौपाल का इन्होंने उद्घाटन किया। कौन सा गाँव? मदाना कला झज्जर जिले में है। तो उसमें उद्घाटन करके और हमारे छोटे भाई कहने लगा, चौधरी साहब खाने का इंतजाम हमने करवा रखा है। तो ये कहने लगा, वो शेर सिंह बीमार था, बहुत अच्छा आदमी था हमारे गांव में, उनमें समारोह में। वो कहने लगा कि भाई चौपाल का इनकी का उद्घाटन कराया, तेरे घर क्यों खाना खाना, मैं तो शेर सिंह के घर खा रखा।